जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I hope everyone is okay. So let's begin our final demo lecture, that is about respiratory distress syndrome, a very important topic as far as the theory is concerned and also NRE2 is concerned, because आपके जो मैंडेटरी स्टेशंस हैं उनमें से आ जाता होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पे. तो NRE2 में तो हम ज़रा मतलब जो भी पढ़ता है वो उस लिहाज से पढ़ता है. तो NRE1 में ही अगर इसको बेहतर पढ़ लिया जाए तो इट विल हेल्प यू इन NRE2 एज वेल. सो RDS इज़ आल्सो नोन एज हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़. ठीक है, अगर कहीं पे नाम बदल के आ जाए तो परेशान नहीं हो जाना कि हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ क्या है, सेम चीज़ है. ठीक है. So this is a disorder caused by the surfactant deficiency in preterm baby, leading to alveolar collapse, impaired gas exchange. आपके एल्वोलाई मेनली गैस एक्सचेंज और ये सारा कुछ कर रहे होते हैं ना. तो डेफिनेटली जब आपका एल्वेओलर कोलैप्स होगा सरफेक्टेंट की वजह से, सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से, तो क्या होगा जब एल्वेओलर कोलैप्स होगा. रफ़ीउल्लाह, एक सेकेंड. रफ़ीउल्लाह प्लीज़ ये लाइंस जो हैं वो ना करें आप इस तरह. अच्छा जी, तो सरफेक्टेंट मेंटेन द पेटेंस, सरफेक्टेंट मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द एल्वेलाई. ठीक है. और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इन प्री टर्म बेबी ये सरफेक्टेंट डेफिशिएंसी जो है, और डिस्ट्रेस जो है RDS. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इन अ प्री टर्म बेबी. ठीक है, यानी बहुत से कॉजेज़ होते हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मेजर कॉज है वो ये RDS है आपका. ठीक है. Its incidence is inversely related to the gestational age and body weight. ठीक है. What does it mean? कि जितनी gestational age ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना इसका इंसिडेंस कम होगा. ये आगे हम चाल के परसेंटेजेस भी देखेंगे. और जितना अच्छा बॉडी वेट होगा बच्चे का, उतना कम चांस है कि उसको RDS डेवलप हो. सो RDS यूजली डेवलप्स ड्यू टू द इंक्रीज्ड एल्वेओलर सरफेस टेंशन दैट लीड्स टू एटिलेक्टेसिस एंड दैट अकर्स ड्यू टू दी सरफेक्टेंट डेफिशिएंसी. ये आपने सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है इसमें. ठीक है. तमाम लोगों को आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज़. ओके ओके गुड. ठीक है, थैंक यू. ओके, सो नेक्स्ट वन इज लेट्स डिस्कस द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद दिस. ठीक है. प्री मैच्योरिटी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इसका. अगर आपसे कोई एक रिस्क फैक्टर पूछेगा तो दैट इज़ प्री मैच्योरिटी. ठीक है. 60 to 80% इंसिडेंस उन लोगों में होता है जिन बच्चों की पैदाइश 28 वीक से पहले होती है. गेस्टेशनल एज की बात हो रही है. GAS से मुराद है गेस्टेशनल एज. एंड 15 to 30% है इंसिडेंस रेट इन दी. बाकी जो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं वो 32 to 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज के होते हैं. और बहुत रेयर है कि 37 वीक्स गेस्टेशनल एज के बाद किसी बच्चे को ये डेवलप हो. ठीक है. सो प्री मेच्योरिटी इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ दिस RDS. और इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें मेटरनल डायबिटीज़ है. मेटरनल डायबिटीज़ अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ी हो तो जी एहसन पूछें. अहमद, हैंड रेज किया था आपने. अच्छा चले. मेटरनल डायबिटीज़ अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो तो उसमें प्री मेच्योर डिलीवरी का रिस्क होता है. ठीक है. सो दैट इज़ वाई maternal diabetes is also one of the risk factors of RDS as well. सो मल्टीपल बर्थ प्रेगनेंसीज जब होती हैं, ट्विन्स जैसे होते हैं, तो उसमें भी हो सकता है. क्यों होता है ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो बच्चे की जो उसकी उस
डिपेंडेंसी है ना, वो है कि एक सरफेक्टेंट के बनने का जो अमल है वो अच्छी ऑक्सीजनेशन पे भी होता है, अच्छी परफ्यूजन पे भी होता है, टेम्परेचर पे भी होता है, और ऐसे कोई भी रिस्क फैक्टर्स जो एस्फिक्सिया वगैरह का कॉज कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है पेरीनेटल एस्फिक्सिया वगैरह, और जिसमें ऑक्सीजन आपकी कंसंट्रेशन कम होती है, तो उन सारे केसेस में जो होता है बच्चे को जो आरडीएस डेवलप करने का रिस्क मौजूद होता है। ठीक है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज में भी कभी कभी ये इस तरह की सिचुएशन इनकाउंटर आप करते हैं, कभी कभी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, कभी कोई चीज़ हो सकती है, तो वो उस वजह से एक रिस्क फैक्टर है। तो सिजेरियन डिलीवरी इज़ आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। एस्पिरेशन अगर बच्चा कर लेता है मिकोनियम की, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह की, तो दैट इज़ आल्सो द रिस्क फैक्टर। उसके अलावा पेरीनेटल एस्फिक्सिया इज आल्सो द रिस्क फैक्टर। प्लीज ऑडियो बंद रखें अपनी। वकास सर आपके पास ऑप्शन होगा इनको म्यूट करने का। हाँ मैं कर रहा हूँ, म्यूट और कर देता हूँ। अच्छा जी, आल्सो अगर किसी मदर का प्रीवियसली एक चाइल्ड ऐसा था जिसमें उसको आरडीएस डेवलप हुआ था, तो नेक्स्ट में रिस्क फैक्टर होता है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड विद आरडीएस। तो अगर किसी मदर ने ऐसा बच्चे को यानी पैदाइश हुई है कि पहले उसको आरडीएस डेवलप हुआ था, तो नेक्स्ट बेबी में फिर रिस्क, ये भी एक रिस्क फैक्टर के तौर पे काउंट होता है। इसी तरह ब्लॉकेज ऑफ नेज़ल पैसेज इन अ न्यू बॉर्न, इसको नेज़ल कोएनल एट्रेजिया कहते हैं, ये कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस में से होती है, और सिंपल वर्डिंग में आप याद रखें कि ब्लॉकेज ऑफ नेज़ल पैसेज इन अ न्यू बॉर्न, उसमें भी ये हो सकती है। ठीक है, सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज़ दी प्री मेच्योरिटी। ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आरडीएस पे इन केस आपको NRE2 में वाइवा पूछना अगला बंदा शुरू कर देता है, तो हो सकता है वो पूछे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, तो आपके पास तमाम तर मौजूद हों, 5, 6, 7, 8 जितने भी हैं, इनमें से 3, 4, 5 याद रह गए तो एटलीस्ट उनमें उधर आगे खामोश तो नहीं खड़े रहोगे ना। ठीक है, दूसरा इन्हीं रिस्क फैक्टर्स में से यूज़ करके तो सिनेरियो भी बनाया जा सकता है MCQs का। जब आपको MCQ दिया जाएगा RDS का, तो उसमें रिस्क फैक्टर्स मेंशन किए जाएंगे। ये आगे चल के इस पॉइंट को मैं दोबारा भी बताता हूँ एक जगह। सो फैक्टर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ RDS, वो है क्रॉनिक और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब इसमें ये नेल्सन का बाकायदा पॉइंट है कि ये देखा गया है कि ऐसी मदर्स जिनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है या वो हाइपरटेंसिव हैं, तो उनमें इंसिडेंस बहुत कम है इसका। मेटरनल ओपिएट यूज़ की वजह से भी कम होता है। उसके अलावा प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स में रिडक्शन ऑफ रिस्क होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल जो कि आपको पता होना चाहिए कि एंटीनेटल स्टीरॉयड बी प्रोफाइलैक्सिस जब मदर को दिया जाता है, ऐसी मदर्स को दिया जाता है जिनके अंदर रिस्क होता है कि इनके अंदर प्री टर्म जो है वो प्रेगनेंसी हो जाएगी, या बच्चे का अगर सेंस किया जाता है, मिसाल के तौर पे एंटीनेटल स्क्रीनिंग के दौरान बच्चे के टेस्ट किए जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू, और उसमें पता लगता है कि सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी है उसमें, तो ऐसी मदर्स में आप प्रोफाइलेक्टिकली स्टीरॉयड्स देते हैं। आप कौन से स्टीरॉयड्स देने हैं ये आगे चल के भी मैंने पॉइंट में लिखा है, लेकिन बीटामीथासोन और डेक्सामीथासोन, यानी या बीटामीथासोन या डेक्सामीथासोन। पाकिस्तान में ज़्यादातर डेक्सामीथासोन ही दिया जाता है। ये नाम आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वैसे ना भी हो तो इतना आपको ज़रूर पता लगना चाहिए कि होना चाहिए कि एंटीनेटल स्टीरॉयड्स आर गिवन इन मदर्स। ठीक है, सो दैट आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ RDS। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी की बेस पे आपने सिनेरियो में आपने इसको पहचानना है, इस बीमारी को। ठीक है, सो टेकिपनिया, जो आपका जो ब्रीदिंग रेट है, दिस कुड बी अराउंड 60 ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है, ग्रंटिंग क्या होती है? नॉइजी ब्रीदिंग होती है, और डेफिनेटली इट शोज़ कि सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज़ गोइंग ऑन, और जब सिविरिटी बढ़ती है, बच्चे की एफर्ट कम होती जाती है, तो ग्रंटिंग बिकम्स लेस प्रोमिनेंट। तो इफ़ द चाइल्ड इज़ ग्रंटिंग और लेटर ऑन आप देखते हैं कि अब उसकी ग्रंटिंग कम हो गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हो सकता है अगला बंदा आपसे ये पूछ ले कि एक बच्चा है वो ग्रंटिंग हो रही थी, उसे उसकी नॉइजी ब्रीदिंग थी और अब ग्रंटिंग कम हो गई है, तो बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं,
वो उसकी सिविरिटी इंक्रीज हो रही है. सो दिस पॉइंट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट. यूजली ग्रंटिंग बिल्कुल लफज लिखा हुआ होता है सिनेरियो में हमेशा, ग्रंटिंग का RDS का जब बनता है ना सिनेरियो तो ज़्यादातर. लेकिन अगर आपके वो स्टेटमेंट को ज़रा वो चेंज करना चाहे, नॉइजी ब्रीदिंग या कुछ इस तरह का करना चाहे, तो तब भी आपको ताकि पता हो. तो दैट इज़ वाई आई मैंशनड इट. नेज़ल फ्लेयरिंग होता है. इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस होती हैं, यानी जो आपके रिब्स और मसल्स हैं वो पीछे को जाते हैं और आपको वो जो गैप्स महसूस होता है बाकायदा. और साइनोसिस होता है. और डीप इंस्पिरेशन पे आपको ऑस्कल्टेशन पे फाइन क्रैकल्स मिल सकते हैं, क्रेपिटेशंस मिल सकती हैं. सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स दैट हेल्प्स यू. और ये अर्ली ऑन होता है, विद इन आवर्स आफ्टर द बर्थ आर सून आफ्टर द बर्थ, विद इन इनिशियल ड्यूरेशन ना. अगर बहुत लेट चल के किसी को RDS टाइप सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो वो कोई और डायग्नोसिस आप सोचते हैं, लाइक नमोनिया या कोई भी और. ठीक है, ये इनिशियल पीरियड में ही हो जाता है ये बीमारी. सो डायग्नोसिस इज बेसिकली क्लिनिकल एंड रिस्क फैक्टर्स. अब ये यहाँ पे जब मैंने आपको रिस्क फैक्टर पढ़ाए थे ना, तो मैंने आपको कहा था कि ये रिस्क फैक्टर्स का पॉइंट दोबारा आएगा. दिस रिस्क फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैब्लिशिंग द डायग्नोसिस, क्योंकि फीचर्स जो हैं यही फीचर्स, कुछ इनमें से जो होता है, मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, टेकिपनिया डेवलप किया हुआ है, उसने नेज़ल फ्लेयरिंग है या टेकिपनिया डेवलप किया हुआ है और ग्रंटिंग हो रही है और इस तरह की, तो वो बच्चों में नॉन स्पेसिफिक साइंस, नमूनिया में भी ऐसा हो सकता होता है. ठीक है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? अगर ऐसा बच्चा होगा प्लस उसको रिस्क फैक्टर थे वहाँ पे, उनमें से कोई थे पहले से, तो आपको पता होगा कि, और अर्ली ऑन आफ्टर द बर्थ चीज़ कोई हो रही है तो आपको पता होगा कि अच्छा नहीं, ये कोई और चीज़ नहीं है, ये RDS ही है. तो रिस्क फैक्टर्स भी आपको हेल्प आउट करते हैं डायग्नोसिस को स्टैब्लिश करने के लिए. चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस और एयर ब्रोंकोग्राम्स. अच्छा, वाइट लंग्स. वाइट लंग्स क्यों होते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर. एयर आपको पता है ब्लैक कलर की नज़र आती है. ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ एयर होती है, वेंटिलेशन अच्छी नहीं हो रही होती, परफ्यूजन अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से आपका एयर ब्रोंकोग्राम्स होते हैं, वाइटिश लंग्स होते हैं, जैसे इस पेशेंट में है. और इस पेशेंट में आप देख रहे होंगे दानेदार सी अपीयरेंस है लंग्स की, तो दिस इज़ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस. ग्रैनुलर अपीयरेंस, नेल्सन ने इसको लिखा हुआ है, ग्रैनुलर अपीयरेंस और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस. ठीक है, और आर्टीरियल गैसेस पे आपको क्या मिल सकता है? ज़ाहिर बात है, एक क्लिनिकल फीचर्स के बाद आपने टेस्ट कराया, फिर आपने चेस्ट एक्सरे कराया, फिर आपने ABGs पे किया, तो हाइपोक्सिया मिलेगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिलेगी. ठीक है, अच्छा, देन एमनियोटिक फ्लूइड का. अच्छा, इसमें ना एंटीनेटल स्क्रीनिंग भी हो सकती है, बर्थ से पहले भी बच्चों की स्क्रीनिंग हो सकती है. एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेके लेसिथिन रेशो, स्फिंगोमाइलिन रेशो जो है ना, <2 होनी चाहिए. अब इसके ऊपर भी MCQ में भी ये पॉइंट आपको दिया जा सकता है, सिनेरियो में भी दिया जा सकता है कि उसका एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट कराया गया, उसका लेसिथिन टू LS रेशो जो है वो <2 आई है, ये वो ना. तो इस तरह से भी आपको डायग्नोसिस हेल्प आउट हो सकता है डायग्नोसिस स्टैब्लिश करने में. लो फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरोल. फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरोल क्या है? ये पार्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट होता है. सर्फेक्टेंट की ना कंपोजिशन अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें से एक ये चीज़ है. तो अगर ये भी, इसके लेवल्स भी लो आते हैं तो उससे भी आपको पता लग सकता है कि अच्छा सर्फेक्टेंट की कमी है और ये RDS ही है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस. अच्छा, ये जिस बच्चे ने लिखा है LS इज कंपल्सरी, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप ऑडियो पे बता दें. सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो LS की जो रेशियो ये कंपल्सरी है करवाना ड्यूरिंग इम्यूनिटिक लाइक? नहीं, देखें, ज़ाहिर बात है, जब आप RDS को सस्पेक्ट करेंगे तो आप टेस्ट करवाएंगे ना डिफरेंट. ठीक है, लेकिन यूजुअली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है ये. एक्सरे तक भी आपको पता लग सकता है, बाकी फीचर्स से भी पता लग जाएगा. जैसे टाइमिंग मैंने बताई कि अर्ली ऑन पता लग जाता है, लेकिन आप जितने ज़्यादा, और लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन इन एमनियोटिक फ्लूइड, यानी आप एंटीनेटली भी इसको देख सकते हैं, ताकि आप, जैसे मिसाल के तौर पे एक मदर है, उसका पहले कोई बच्चा था जो कि प्री टर्म था, या पहले किसी बच्चे को RDS हुआ था, तो अगली दफ़ा आप पहले एहतियात करेंगे ना. ठीक है, और अगर सर्फेक्टेंट डेफिशिएंट चाइल्ड है तो आप मदर को भी तैयार करेंगे पहले, यानी उसे ये स्टीरॉइड्स वगैरह लगाएंगे.
बर्थ यानी डिलीवरी से पहले, और बच्चे का भी, ताकि आपको पता होगा कि हाई रिस्क डिलीवरी है तो उसे फ़ौरन पोस्ट ऑप केयर की चाहिए, यानी पोस्ट डिलीवरी केयर की ज़रूरत होगी। तो दैट इज़ वाई आप एंटीनेटली भी ये टेस्ट करा सकते हैं। ओके, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सर्फेक्टेंट? सर्फेक्टेंट इज़ अ फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म्ड बाय लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन। इसी की जो है उधर रेशो हमारी जो है चेक हो रही है, और इट इज़ फॉर्म्ड बाय एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स, ठीक है। और इट इज़ प्रेजेंट इन फीटल लंग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ प्रेजेंट इन फीटल लंग इन हाई कंसनट्रेशंस बाय 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। ये मौजूद होता है बच्चों में, ठीक है, लेकिन ये लंग की सरफेस तक, जहाँ इसने काम करना है वहाँ तक नहीं पहुँचा हुआ होता अभी, ठीक है। और उसके बाद ये सो दैट इज़ वाई इसकी बेशक कंसंट्रेशन मौजूद भी हो, लेकिन इट इज़ नॉट हेल्पफुल एट दैट टाइम। मैच्योरेशन नहीं होती, यानी इसकी मैच्योरिटी ज़रूरी है ना, मैच्योरिटी ऑफ लंग्स और मैच्योरिटी ऑफ सर्फेक्टेंट लेवल्स। और इट रीचेज एमनियोटिक फ्लूइड बाय 28 to 22 वीक्स, इस दौरान में पहुंचता है। तो कहीं भी आप इसको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। और मैच्योर लेवल्स ऑफ पुल्मोनरी सर्फेक्टेंट आर प्रेजेंट आफ्टर 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन यूजुअली, ठीक है। तो मैच्योरिटी जो आपको मिलती है वो तकरीबन 35 वीक्स पे जाके मिलती है, ठीक है। और सर्फेक्टेंट इज़ मेड अप ऑफ लेसिथिन, फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल, जिसको हमने पहले वो डायग्नोसिस में पढ़ा था कि उसके लेवल्स लो हो जाएंगे, एपोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। ये 4 चीज़ें होती हैं, बट याद रखने के लिए लेसिथिन भी याद रखें, फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल और स्विंगोमाइलिन, ये चीज़ एक याद रख लें, आपको पता हो चीज़ों का ना, उसकी रेशो देख लें, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट डिपेंड्स ऑन, अभी जैसे मैंने बताया था, नॉर्मल पीएच, टेम्परेचर एंड परफ्यूजन। यानी अगर हाइपोक्सिया है, मदर की ऑक्सीजन डिलीवरी कम हुई है, बच्चे तक ऑक्सीजन डिलीवरी कम हुई है, या कुछ भी, और परफ्यूजन ख़राब हुई है या कुछ भी, तो वो चीज़ें, ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं उसको, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक अगर चीज़ें आए तो आप डायग्नोज कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो पिछली क्लास में भी एक बच्चे ने, ये रोवेल नाम है मेरे ख्याल में, इसने कहा था कि वो बबल्स को कैसे फिल करना है, तो वो बताइएगा। तो बबल्स को इंशाल्लाह ज़रूर आपको फिल करना सिखाएंगे। अभी तो इस टॉपिक पे तवज्जो दें। ये अभी तो एग्ज़ाम भी काफ़ी दूर है। यूजली ये एक्सरसाइज हम लोग कराते होते हैं कि भाई एक हफ़्ता पहले या उसमें बच्चों को ना, ताकि उस टाइम पे रिदम उनका बना हुआ हो, वो कराएंगे इंशाल्लाह, आपको बता देंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि दिस इज़ दी एक जनरल व्यू, ठीक है। आप एक साइड का लंग देख रहे हैं, नॉर्मल एल्वेओलाई हैं, फूले हुए हैं प्रॉपर, दूसरी साइड पे कोलैप्स है उनका ना, तो ये दैट इज़ वाई ये कोलैप्स हो जाते हैं, तो फिर आपका प्रॉपर मैच्योरेशन या वो नहीं हो पाती, आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन, उसमें मिसमैच आता है, ठीक है। और डेड स्पेस इंक्रीज़ हो जाती है। डेड स्पेस क्या होती है कि मतलब ये अब यहाँ पे इनको नॉर्मल एल्वेओलाई को फंक्शन करना चाहिए था, लेकिन जब वो नहीं कर पा रही तो इट इज़ दे बिकम पार्ट ऑफ द डेड स्पेस। हाउ टू मैनेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपसे इसका सवाल किया भी जाएगा। हाउ टू मैनेज, सो अभी हमने क्या पढ़ा था उसमें कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं सर्फेक्टेंट ना बनने में, या सर्फेक्टेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। परफ्यूजन यानी ऑक्सीजनेशन अच्छी हो, टेम्परेचर पे, पीएच पे। तो इधर वार्मथ एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी आपने देनी है बच्चे को, साथ उसको टेम्परेचर भी इम्प्रूव करना है, ठीक है। और टारगेट PO2 जो है वो हमारी होती है 50 to 70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर इस टर्म्स में देखना है या SpO2 की फॉर्म में देखना है तो 91 to 95%, ठीक है, ये टारगेट होती है हमारी। अगर बच्चे को आपने ऑक्सीजन दी और उसकी SpO2 नहीं मेंटेन हो रही तो आप नेज़ल सी पैप देंगे, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर जो है ना, वेंटिलेशन, वो देंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज पहले प्रीवियस टाइम्स में
सरफेक्टेंट वाज द फर्स्ट लाइन, यानी अगर आपकी ऑक्सीजनेशन या वो नहीं काम करती थी, आप सरफेक्टेंट फ़ौरन देते थे बच्चे को बर्थ के बाद। अब सरफेक्टेंट से पहले सी पैप का ट्रायल दिया जाता है। अगर सी पैप उसकी ऑक्सीजन को 90% से आगे मेंटेन करने में यानी वो हो जाता है सक्सेसफुल, तो सी पैप इज बिकम्स द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ओके, सो अगर ये भी फेल हो जाता है तो देन मैकेनिकल वेंटिलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट इन दी स्वीयर डिजीज। ठीक है, सरफेक्टेंट हमेशा एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू दिया जाता है। पहले टाइम्स में ना आपको ट्रेकियोस्टमी करके या उस रूट से भी दिया जाता था, ठीक है, लेकिन अब एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू। अब यानी आपने यही याद रखना है, पुराने को छोड़ दें। आइदर प्रोफाइलेक्टिकली और एज ए रेस्क्यू थेरेपी। प्रोफाइलेक्टिकली क्या होता है कि अभी डिजीज़ डेवलप नहीं हुई तो आपने दे दिया सरफेक्टेंट, ठीक है। और रेस्क्यू थेरेपी क्या होती है कि जब सिम्टम्स आ जाएं, बीमारी डेवलप हो जाए, तो जो आप सरफेक्टेंट दे रहे हैं वो आपकी रेस्क्यू थेरेपी होती है, ठीक है। और प्रिवेंशन कैसे है जी? एंटीनेटल स्टीरॉयड इन मदर्स प्रेजेंटिंग बिटवीन 24 to 34 वीक्स गेस्टेशन विद प्री टर्म लेबर, यानी अभी उनकी प्रेगनेंसी है 24 से लेके 34 वीक्स के बीच की और प्री टर्म लेबर है, हो गया, यानी उनको डिलीवर करने की ज़रूरत है, तो आप एंटीनेटल स्टीरॉयड ज़रूर दोगे, ठीक है। डेक्सामीथासोन और बीटामीथासोन दोनों इकट्ठे नहीं देने, मतलब या डेक्सा या बीटामीथासोन इज़ गिवन टू द मदर्स, ठीक है। और यूजुअली इसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होता है 48 आवर्स बिफोर प्रेगनेंसी जब दिया जाता है, बिफोर डिलीवरी जब दिया जाता है, ठीक है, 48 आवर्स बिफोर डिलीवरी। ओके, सो नेक्स्ट इज ओके, ये यहाँ तक अगर मैनेजमेंट में कोई सवाल है आपका, ऑडियो पे पूछ लें। सर अगर डेक्सा और बीटामेथासोन दोनों गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो हम फिर किसको एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, डेक्सा को या बीटामेथासोन को? बोथ आर इक्वल। नेल्सन आपकी कहती है बोथ आर इक्वल। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स गायनी गाइडलाइंस भी कहती हैं बोथ आर इक्वल, इसीलिए इसको मैंने इसमें मेंशन किया आपको ना। तो ऐसा बेवकूफ़ होगा जो दोनों को इकट्ठा दे के तो आपका एमसीक्यू बनाएगा, ठीक है। यूजुअली एक ही इनमें से गिवन होगा, और अगर दोनों इकट्ठे आ ही जाते हैं फिर तुक्का ही है ठीक है, क्योंकि हमने तो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है ना। हमेशा रेफरेंस जो होता है वो टेक्स्ट बुक होता है, या आपके लेवल पे जैसे फर्स्ट एड है तो या यूएसएमएलई स्टेप 2 सीके की बुक, दैट इज़ आल्सो रेफरेंस, ठीक है। अब परवेज़ अकबर का आ जाए तो परवेज़ अकबर उस तरह से, अगर आपकी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या जो भी आपकी एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी है, मिसाल के तौर पे अगर पीएमडीसी परवेज़ अकबर को कहेगी कि वो टेक्स्ट बुक है तो वो टेक्स्ट बुक है, उसमें जो कुछ लिखा है वो आप उसको ठीक मान सकते हैं। लेकिन अगर उसको रिकमेंडेड में वो नहीं कोई भी डालता, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, ये सिर्फ पीएमडीसी की बात नहीं है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जैसे नेल्सन है, वो उसे कोई बंदा भी नहीं वो कर सकता ना, उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर सकता। वो टेक्स्ट बुक है, वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बुक है, ठीक है। तो वो ये कहती है कि दोनों यूज़ होते हैं और दोनों इक्वल हैं, मतलब, ठीक है। सॉल्व करें एमसीक्यूज। सर आपने डेक्सामेथासोन बीटामेथासोन कब दे रहे हैं, मतलब कौन से ट्राइमेस्टर में आपने बताया था कि ये सामने लिखा हुआ है, जो सवाल आपने पूछा उससे एक लाइन ऊपर ही लिखा हुआ है कि अगर कोई मदर है प्री टर्म लेबर के साथ आ गई है और उसकी जो गेस्टेशनल एज है यानी उसकी प्रेगनेंसी 24 वीक से 34 वीक्स के बीच की है तो आप दे देते हो। वैसे भी जो है वो अगर एट रिस्क मदर है तो आप उसको दे सकते हैं किसी भी उसमें, यानी 35 वीक्स पे भी दे सकते हैं। वो कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ये एक यूजुअल एक जो डोज है या यूजुअल एक टाइम पीरियड है ना, वो ये है, ठीक है। वो फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा हम डिटेल में जाना शुरू हो जाएं तो वो लेंथी हो जाएगा टॉपिक और आपको मुश्किल हो जाएगा। वरना नेल्सन ही ने लिखा है कि 35 वीक्स पे भी दे सकते हैं अगर मदर के सिम्टम्स हैं, ठीक है, मदर एट रिस्क प्रेगनेंसी है या रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं कोई,
तो आप 35 वीक्स पे भी दे सकते हो, इवन अगर प्री मैच्योर लेबर नहीं भी है तो, यानी अगर नॉर्मल टर्म की डिलीवरी हो रही है तो इवन तब भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो वो गाइडलाइंस पे डिटेल में होगी, आपके रेफरेंस से इतनी है ये 24 to 34 वीक्स वाला। और एक बात पॉइंट ये याद रख लें कि 48 आवर्स बिफोर डिलीवरी यूजली दिया जाता है। ठीक है, तब उसका इम्पैक्ट अच्छा आता है मतलब। ठीक है सर, आप एग्जामिनर हैं, आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं कितनी को डेप्थ में वो हमसे ये सवाल पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह सैचुरेशन का पूछ सकता है कि कितनी सैचुरेशन रखनी है इसमें। मैक्सिमम अगर पूछेगा तो वो ये पूछ लेगा, इसलिए यही पॉइंट्स डालें आपको। सही है। देखो SpO2 तो आपको देखिए मैनेजमेंट का हिस्सा है ना, ये तो याद आप रख सकते हो ना। इसमें और डिटेल्स भी हैं, वो मैंने नहीं डाली। इसमें FiO2 की वैल्यू 40 का भी जिक्र है, और भी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन वो इस लेक्चर का हिस्सा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो आपका पार्ट नहीं है, वो इंटेंसिव केयर में आ जाता है, जो कि आपकी उस तरह से आपके मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है ना बहुत ज़्यादा उसकी, और बहुत ज़्यादा मतलब यानी डेप्थ में आ जाता है वो चीज़ें। ठीक है, तो SpO2 एक बेसिक आपका पैरामीटर है। SpO2 एक बेसिक वाइटल साइन है, मतलब ना यूँ समझ लें, वाइटल मॉनिटरिंग का हिस्सा है SpO2। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इसको मैंने मेंशन इधर किया है। ठीक है, अदरवाइज कोई भी इतना डेप्थ वाला पॉइंट आपने देखा होगा कि नहीं है। जो आप लोगों के लेवल की चीज़ें हैं उसमें से वो निकाली हैं, और वो जैसे मैं बच्ची को ये बता रहा था अभी कि 24 to 34 वीक्स वाली बात बता रहा था, फिर उसको मैंने एडिशनल पॉइंट भी बताए, लेकिन मैंने कहा कि वो मैंने खुद लेक्चर का पार्ट उसको नहीं बनाया, क्योंकि वो फिर डेप्थ में चली जाती हैं चीज़ें। ठीक है, बुक ने तो बहुत कुछ लिखा होता है, हमने देखना है कि कौन से लेवल का बंदा वो बुक पढ़ रहा है। अब आपके लेवल की फिर चीज़ें जो हैं वो निकाली हैं उसमें से। ठीक है, MCQs करें सॉल्व। So what is a male infant is born at 29 weeks via spontaneous vaginal delivery. Within 10 minutes of birth, he develops tachypnea, grunting, nasal flaring, and intercostal retractions. Oxygen saturation is 86% on room air. आ गया ना saturation का सवाल। Chest X-ray shows diffuse reticulogranular पैटर्न। मैंने आपको बताया था ग्रैनुलर पैटर्न होता है, ग्रैनुलर सा होता है वो, जैसे डॉट डॉट बने हुए थे उसके पैटर्न विद एयर ब्रोंकोग्राम्स। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग मैकेनिज्म? बीटा। यस बीटा, वेल डन। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी है। ठीक है, क्लियर कट पता लग गया कि RDS है। ठीक है बच्चे, और विद इन 10 मिनट्स यानी फ़ौरन आफ्टर द बर्थ जो है ये स्टार्ट हो गया। जैसे कि पहले बताया था कि बर्थ के फ़ौरन बाद ये स्टार्ट हो जाता है। लेट अगर प्रेजेंटेशन हो किसी की तो वो फिर आपको अल्टरनेट डायग्नोसिस भी सोचने होते हैं साथ। सो व्हाट इज़ दिस? A 31 weeks preterm infant is diagnosed with respiratory distress syndrome. The mother received no prenatal care. Which maternal intervention would most likely have reduced infant's risk? ऑप्शन सी। क्यों? मदर को, इसमें मदर है, मदर को आप क्या ऐसा करते कि आपको बच्चे को ये ना होता RDS? मेटरनल बीटा मीथासोन एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर डिलीवरी, अभी तो पढ़ के आए हैं। आई समझ? अब ये जिसने भी पूछा था उस टाइम पे पॉइंट, तो ये देखो ये आ गया ना पॉइंट। 24 to 34 वीक्स के बीच में अगर है तो एंटीनेटल स्टीरॉइड्स देने हैं, और इसका ये MCQs आपको सबूत भी आ गया सामने। हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट? अब पता लगा कि
जो भी फ़िक्रा आपको दिया जाता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्पेशली जब मैंने ये लिखा है या जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन बना के दी है, ये सिर्फ वो पॉइंट्स हैं जो बहुत रेलिवेंट हैं आपके लिए, ठीक है। और अब आपने उसका देख भी लिया कि एमसीक्यू भी बन के आ गया आपके सामने, तो वही पॉइंट से साबित किया हमने पीछे जाके कि हमारी स्लाइड में जो चीज़ थी वही इसका एक एमसीक्यू है, और उसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। लेकिन अच्छी बात है कि डिफ़िकल्टी हमारे लेवल पे हो रही है ना, आपको यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे जितनी मर्ज़ी आप गलतियाँ करें वो अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट वन। A preterm infant with RDS is treated with mechanical ventilation and supplemental oxygen। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन भी दी गई है और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी दी गई है। ऑन डे 3 ऑफ लाइफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड, यानी तीसरे दिन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। रिपीट चेस्ट एक्सरे शोज बायलेटरल डिफ्यूज ओपेसिटीज, ब्लड गैस शोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। What is the next best step? Yes, good। देखो उधर यही हमने डिस्कस किया था कि पहले आपने ऑक्सीजन देनी है, फिर आपने नेज़ल सी पैप देना है, जो कि इसने मैकेनिकल वेंटिलेशन शायद उसको लिखा है, और अगर वो, और इवन एंडोट्रेकियल ट्यूब भी डाल सकते हैं आप। मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब डली होगी तो तब भी ठीक है। आपने यहाँ वो इसने मैकेनिकल वेंटिलेशन जो लिखा है वो सी पैप भी लिख सकता था, और मैकेनिकल वेंटिलेशन से मुराद आप एंडोट्रेकियल ट्यूब लेंगे तो उसमें भी साथ आपने सरफेक्टेंट ज़रूर देना है, ठीक है। जब स्टेज आपको पता है पहली ऑक्सीजन की थी, दूसरा सी पैप था, तो सी पैप तक अगर मामलात हल ना हो तो फिर सरफेक्टेंट का रोल बीच में आ जाता है। अच्छा जी, इसमें क्या है, 28 वीक्स प्रीमेच्योर नियोनेट ट्रीटेड फॉर RDS develops worsening respiratory distress and hypotension on day 4. Chest X-ray shows diffuse hazy infiltrates and enlarged cardiac silhouette. Echocardiogram reveals left to right shunt. What is the most likely diagnosis? ये मुश्किल है, ये हमारे लेक्चर का पार्ट नहीं था, लेकिन आप आंसर करने की कोशिश करें। बी बीटा है। ये आपके सिलेबस का पार्ट ज़रूर है, इस लेक्चर का पार्ट नहीं था। जब पेटेंट डक्टर्स आर्टीरियोसिस हम पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको इसको कोरिलेशन बताएंगे कि उसका ये इसमें रोल है। लेफ़्ट टू राइट शंट जो है ना PDA में होता है, और डिक्रीज सरफेक्टेंट और ऑक्सीजनेशन जो है वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है इसका, ठीक है। अच्छा जी, अ प्री टर्म इन्फेंट बोर्न टू ए डायबिटिक मदर डेवलप्स RDS shortly after birth. What explains the increased risk of RDS in infants of diabetic mothers? हाँ जी, अब ये बताएं। बीटा कैसे बीटा? हाइपर इंसुलिनेमिया सर इनहिबिट कर देता है सरफेक्टेंट प्रोडक्शन को। अच्छा, किस मैकेनिज्म से? कोई थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा हो जाएगा। आंसर आपका ठीक है सर, मैकेनिज्म तो भी ज़हन में नहीं है, मेरे ख्याल से टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को इनहिबिट करता है। हाई फीटल इंसुलिन जो है ना, हाई फीटल इंसुलिन वो कॉर्टिसोल के इफ़ेक्ट्स को एंटागोनाइज करते हैं। तो कॉर्टिसोल क्या है? स्टीरॉयड है ना, स्टीरॉयड है ना। तो स्टीरॉयड का तो अच्छा रोल हम कह रहे हैं ना सरफेक्टेंट के तौर पे, ठीक है। तो वो हाई जो फीटल इंसुलिन है ना, वो सरफेक्टेंट को बनने से इस तरह उसका है कि डिले इन सिंथेसिस कराती है, क्योंकि वो कॉर्टिसोल के इफेक्ट्स को एंटागोनाइज करती है हाई इंसुलिन, ठीक है। आ गया कॉन्सेप्ट का MCQ। ऊपर स्टेटमेंट देखो थोड़ी छोटी है, लेकिन इवन देन इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अब मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ये टॉपिक भूलेगा, या इसमें से आप कुछ ऐसा होगा कि आप सॉल्व ना कर सकें। अभी तक आप लोगों ने जिन्होंने खुद RDS पढ़ा था, उसमें से उसका और इसका डिफरेंस फील हुआ है आपको? कोई है जिसने पीडियाट्रिक्स कर ली है? ओ अच्छा, मैसेज में जवाब दे रहे हैं, ठीक है ठीक है।
यस सर, ठीक हो गया, ओके मैंने देख लिया। चलें जी, ये टॉपिक ख़त्म हुआ हमारा। अभी जस्ट हम 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं। 11 PM पे आपने वापस आना है, ठीक है। और हम अगला टॉपिक आज का करेंगे नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है, डन है। चलें जी, ये नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और ये आपका फिर मैंने USMLE स्टेप 2 सीके से तैयार किया है। और लेट्स सी, ठीक है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इसमें भी गिवन है। दैट इज़ वाई मैंने आपको कहा था स्पेशली जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो कहीं से भी चीज़ बना सकता हूँ ना, मतलब बेल एंड लव से लास्ट टाइम सर्जरी का आपका लेक्चर बनाया, और फिर ये है कि मेडिसिन में भी अच्छी बुक से बना सकता हूँ, या जैसे पीडियाट्रिक्स का लेक्चर मैंने नेल्सन से बनाया। लेकिन आप लोगों के पास 3 महीने हैं, आपने तो सारा कोर्स कंप्लीट करना है ना, आपने वो भी देखना है। तो जो न्यू बिगिनर हैं, मतलब जो बिगिनर है, जो बिल्कुल न्यू अभी तैयारी शुरू कर रहा है या इन्हीं दिनों में उसने करनी है, तो वो फिर स्टेप 2 सीके में जितनी पीडियाट्रिक्स है दैट इज़ सफिशेंट फॉर हिम, मतलब उस लिहाज से। बाकी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए दूसरे रिसोर्सेज भी वो देख सकते हैं। ये न्यू लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ा कम टाइम है। अगर पेपर जून के बिल्कुल शुरू में आ गया तो फिर डेफिनेटली मई जो है वो इट शुड बी, उसके एटलीस्ट 20 दिन तो रिवीजन के लिए रखने चाहिए आपको। और अगर जून के बीच में, मिड में या लेट होता गया तो फिर आपके पास थोड़ा टाइम और बन जाएगा। ओके जी, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, जिसमें अ पोर्शन ऑफ द बाउल, यूजुअली टर्मिनल आइलियम एंड द प्रॉक्सिमल कोलन अंडरगोज नेक्रोसिस, ठीक है। एक पीडियाट्रिक्स एमरजेंसी और स्पेशली GI इमरजेंसी है। नियोनेट्स में, नियोनेट्स की यूजुअली इलनेस है, मोस्टली सीन इन प्री मेच्योर इन्फेंट्स। इसमें भी प्री मेच्योरिटी देखें एक रिस्क फैक्टर है। बच्चों की बहुत सारी बीमारियों में प्री मेच्योरिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर, ठीक है। और अदर रिस्क फैक्टर्स आर लो बर्थ वेट, LBW, ठीक है, हाइपोटेंशन और एंटरल फीडिंग। जिन बच्चों को फार्मूला मिल्क पे रखा जाता है उनको भी ये डेवलप हो सकता है, ठीक है। ये RDS की तरह नहीं है कि पहले 10 मिनट के अंदर ही होना है, या पहले फ्यू आवर्स आफ्टर द बर्थ होना है। ये कुछ दिनों पे भी हो सकती है इसकी ना, ये अब आ गई है। सिम्टम्स प्रेजेंट ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज और वीक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यूजली अगर आप बच्चे को स्टार्ट करा देते हैं ब्रेस्ट फीड के बजाय एंट्रल फीडिंग थ्रू फार्मूला मिल्क वगैरह, तो उन लोगों में भी ये बाद में डेवलप हो सकती है। तो सिम्टम्स प्रेजेंट ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज और वीक्स ऑफ लाइफ एंड आर नॉन स्पेसिफिक। इसके स्पेसिफिक फाइंडिंग्स जो है ना यूजली इन्वेस्टिगेशंस पे आपको मिलेंगी, या अगर कॉम्प्लिकेशन कोई है तो उसकी फाइंडिंग्स आ रही होंगी तो आप को रिलेट कर लोगे क्लिनिकली। अदरवाइज ये नॉन स्पेसिफिक सी फाइंडिंग्स हैं, लाइक फीडिंग इंटॉलरेंस, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटीइंग, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, और ब्लडी स्टूल्स। ब्लडी स्टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको याद रखिएगा इसमें ना, ये आपके MCQs में इसी तरह आता होता है ब्लडी स्टूल्स के नाम पे, ठीक है। सिम्टम्स कैन रेडिली प्रोग्रेस टू इंटेस्टाइनल परफोरेशन, पर्फ जो लिखा है परफोरेशन है, ठीक है, पेरिटोनाइटिस, एब्डोमिनल एरिथीमा एंड शॉक। ज़ाहिरी बात है जब परफोरेशन होगी, इतनी पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया तो सेप्सिस भी होगा और शॉक भी होगा, सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, वॉल्यूम लॉस भी हो सकता है जब परफोरेशन होती है। मेंटेन अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन व्हेन यू कम अक्रॉस दीज सिम्टम्स इन अ नियोनेट। यानी अभी बच्चा है, पहले फ्यू डेज़ ऑफ लाइफ का बच्चा है या फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ का, तो आपने देखना है कि उसमें ये सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं और इस तरह से डेवलप हुए हैं, तो आपने नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस आपके जहन में जाना चाहिए, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है। सो डायग्नोसिस, नॉन स्पेसिफिक लैब फाइंडिंग्स होती हैं, लाइक हाइपोनाइट्रीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की अगर कोई बात करे तो उसमें हाइपोनाइट्रीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस, दोनों में से कोई चीज़ भी हो सकती है। यानी वाइट ब्लड सेल काउंट या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम भी आपको मिल सकती है, बढ़े हुए भी मिल सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, यानी प्लेटलेट्स कम मिल सकते हैं आपको, और कोएगुलोपैथी लाइक DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग PT APTT भी आपको मिल सकता है, रेज D डाइमर्स हो सकते हैं,
और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी DIC की वजह से ही हो रहा होता है यूजली इसमें। वैसे तो सेप्सिस में भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का रिस्क होता है, लेकिन वो जो होता है यूजली जब DIC डेवलप होती है तो तभी होता है। एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन इज़ द इमेजिंग मॉडलिटी ऑफ चॉइस। ठीक है, आपने डायग्नोज कैसे करना है? एब्डोमिनल एक्सरेज के थ्रू, और यूजली सीरियल एक्सरेज किए जाते हैं, हर 6 घंटे बाद एब्डोमिनल एक्सरे आप रिपीट कराते हो। एंड मे शो डायलेटेड बॉवल लूप्स, न्यूमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस। ये इंट्राम्यूरल एयर होती है जो कि गैस प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया होती है, और ये विद इन द बॉवल वॉल आपको मिलती है। एब्डोमिनल फ्री एयर इन द केस ऑफ परफोरेशन। परफोरेशन क्या होगी? तो परफोरेशन होती है तो क्या होता है, वो एयर अंडर डायफ्राम भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो एब्डोमिन में या एयर अंडर डायफ्राम ऐसी कोई भी चीज़ आपको मिल सकती है। सीरियल एक्सरेज ऑफ एब्डोमिन शुड बी टेकन एवरी 6 आवर्ली। ठीक है, अल्ट्रासाउंड हेल्प्स इन डिफरेंशिएटेड हेल्पफुल इन helpful in differentiating and picking free air, areas of loculations और bowel necrosis। तो ये अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, गट में इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो अल्ट्रासाउंड भी आपको वो पिक करने में और डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प आउट करता है। लेकिन जो आपकी इमेजिंग मॉडलिटी ऑफ चॉइस रहेगी वो अल्ट्रासाउंड एक्सरे एब्डोमेन आपका ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। उसमें टिपिकल फीचर्स आ रहे होते हैं। Pneumatosis intestinalis is the pathognomonic feature of NEC in neonates। ठीक है, अगर नियोनेट्स में आपको न्यूमाटोसिस मिल जाता है, ठीक है, तो ये पैथोग्नोमोनिक फीचर है फॉर डायग्नोजिंग NEC, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। ठीक है, हाउ विल यू ट्रीट इट? क्या जहन में आता है आपको? अभी हमने ट्रीटमेंट अगली स्लाइड में डिस्कस करना है, बट आई वांट यू टू पार्टिसिपेट। तो इसमें मुझे बताएं कि ट्रीटमेंट, अब आप ऐसी सिचुएशन है आपके ज़िम्मे, आप लोगों ने MDBS भी किया हुआ है, आप लोगों ने केस को पढ़ा होगा कि एमरजेंसी क्या होती है, रिससिटेशन क्या होती है। हमने भी कुछ टॉपिक ऐसे किए हैं जिसमें हमने रिससिटेशन डिस्कस की थी कल। तो इसमें अब आप बताएं कि ट्रीटमेंट आपके जहन में क्या आती है? सर, पेशेंट स्टेबलाइज करेंगे पहले, उसके बाद सर्जरी कर देंगे। अच्छा, स्टेबलाइज किस तरीके से करेंगे? सर, उसको फ्लूइड देंगे, फ्लूइड रिससिटेशन देंगे, और सेप्सिस के लिए हम उसको एंटीबायोटिक देंगे प्रोफिलैक्टिक। ओके, और कुछ? और ये ठीक बताया आपने, ये ठीक बताया आपने। इवन देन मैं कह रहा हूँ कि और कुछ मजीद अगर आप बताना चाहें। इलेक्ट्रोलाइट्स उसके ठीक करेंगे, हाइपोनेट्रीमिया वगैरह। बिल्कुल, शाबाश, तकरीबन आपने सारा ही बता दिया। ठीक है, सो दिस यही कॉन्फिडेंस है जो आपने अपने अंदर लाना है। हम भी आपसे बुलवाएंगे, आप भी खुद भी कोशिश करें कि अपने आप से भी जब डिस्कस कर रहे होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं, तो उसको ऐसे समझा करें, दीवार से बात कर लिया करें, लेकिन ऐसे समझा करें कि आपने किसी के सामने रिप्रोड्यूस करना है। तो वो हैबिट अपने अंदर लाएं। ठीक है, दिस विल हेल्प यू। अब ये देखें, बोला है आपने, ठीक बोला है। यही आपसे एग्जाम में कोई पूछ लेता है तो आप थोड़ा सा खामोश भी हो सकते होते हैं, पजल भी हो सकते हैं। सो सपोर्टिव मेजर्स इंक्लूडिंग NPO, यानी आप उसको, जाहिर बात है जब गट का ही सारा प्रॉब्लम चल रहा है तो आप उसको NPO करोगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करोगे डीकम्प्रेशन के लिए, करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कि आपने कहा था फ्लूइड्स देते हैं, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देंगे और IV एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, इंडिकेशंस फॉर सर्जरी, अगर परफोरेशन हो जाती है, वर्सनिंग रेडियोग्राफिक साइंस ऑन सीरियल एब्डोमिनल एक्सरेज। ठीक है, आपको जैसे बताया कि 6 आवर्ली एब्डोमिनल एक्सरेज आपने रिपीट करने हैं, और अगर आपको उसमें वर्सनिंग मिलती है तो तब भी आप उसको सर्जरी की तरफ जाएंगे। और पेशेंट शॉक में हो सकता है, हाइपोपरफ्यूजन में हो सकता है, हाइपोटेंसिव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आपने कंसिडर करना है। एंड ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो आपका होता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, एन आइलियोस्टमी विद म्यूकस फिस्टुला इज परफॉर्म्ड विद लेटर रीएनेस्टमोसिस। ठीक है, ये बस आपने याद रख लेना है। MCQ के लिहाज से हो सकता है आपको आ जाए। ठीक है, या कोई आपको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पूछ लेता है बाद में, तो आपको ताकि चीज़ का पता हो।
कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। सो यूजली दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस जो सर्जरी की वजह से अराइज करती हैं कि आपको कुछ नेक्रोज पोर्शन जो है वो काटना पड़ सकता होता है इंटेस्टाइन का, ठीक है, बाउल का, तो उसकी वजह से शॉर्ट बाउल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। जब आप एक दफ़ा ऑपरेट कर देते हैं या ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शंस आपको स्ट्रिक्चर्स वगैरह भी बन सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व द MCQ. A 27-week premature infant on day 10 of his life develops abdominal distension. अब आपने फ़र्क फील किया है, उसमें हमने 10 मिनट्स की बात की थी, इसमें 10 डे की बात है। Of life develops abdominal distension, feeding intolerance and bloody stools. The infant is lethargic and has temperature instability. ठीक है। Abdominal X-ray shows dilated bowel loops with pneumatosis intestinalis. आपको ये भी कह सकता है वो न्यूमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस ना बोले, वो ये भी बोल सकता है कि इंट्राम्यूरल एयर बबल्स आर सीन इन दी बाउल वॉल, ठीक है। तो आपने हर तरह से अपने आप को जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप रीड कर रहे हैं, उसको बहुत इम्पोर्टेंस दे के, क्योंकि USMLE की जो स्टेप 2 CK की बुक है उसमें बहुत एक बिल्कुल नोट्स फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ये नहीं है कि उसको भी फिर छोड़ना शुरू कर दें या उसको भी लाइट लेना शुरू कर दें, ठीक है। इस तरह की कोई भी चीज़ वो आपको साथ में बता सकता है, ठीक है। सो what is the most likely diagnosis? The diagnosis is obvious because we are discussing the same topic, ठीक है। C. A 30-week infant with suspected NEC has abdominal NEC necrotizing enterocolitis has abdominal distension and bilious vomiting. X-ray shows pneumatosis intestinalis. What is the next best step in the management? Sir, option C. बिल्कुल ऑप्शन सी है, ठीक है। कोई आपको डीस्टेबलाइज पेशेंट का जो है कि हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज़ या कोई वार्निंग साइन, सीवियर वार्निंग साइन, या कोई वो जो परफोरेशन टाइप हमने चीज़ें जो पढ़ी थी कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी हैं, उनमें से कुछ भी नहीं गिवन ना। तो जब तक वो नहीं गिवन तो फिर स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम IV एंटीबायोटिक्स एंड बाउल रेस्ट। बाउल रेस्ट मीन्स NPO, ठीक है, नील पर ओरल, जो कि हमने पढ़ा है, स्टडी किया ऑलरेडी। सो a neonate with NEC has metabolic acidosis and thrombocytopenia. What is the mechanism of thrombocytopenia in NEC? Sir, option A. DIC, option C. DIC already discussed in the notes. अभी बोला भी था, 2 स्लाइडें गुजरी हैं। तो ये देखें, अब इसमें से ये आपको जो भी पॉइंट वही बता रहा हूँ कि जब आप शॉर्ट बुक पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पिक करके तो मैंने MCQs भी आप लोगों को बना के दिए हैं, ताकि आपको बार बार जहन में जाए। पहले आपने प्रेजेंटेशन उसी चीज़ की देखी, हमने उसी चीज़ को डिटेल से टॉपिक को डिस्कस किया है और उसी चीज़ के फिर MCQ सॉल्व किए हैं। तो इससे आपको आपकी जो जिस चीज़ पे ड्यूरिंग द लेक्चर तवज्जो नहीं जा रही या ड्यूरिंग द स्टडिंग तवज्जो नहीं जा रही, वो भी आपकी कवर हो रही है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये ठीक लगा होगा। 3 जो हम लोगों ने गेस्ट लेक्चर कह लें, डेमो लेक्चर कह लें, ठीक है। तो अब हमारा मेन कोर्स इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होने जा रहा है 24 फरवरी से।
और बाकी ये है कि बाकी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। कोई कुछ पूछने वाला हो, किसी ने कुछ डिस्कस करना हो तो वो पूछ सकता है।